ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। और ट्रांसफार्मर सबने देखा होगा, ये क्या करता है, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का प्रयास करता है। तो अलग अलग प्रकार से हम परिभाषा पढ़ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को घटा या बढ़ा देता है। अब वोल्टेज अगर घटता बढ़ता है तो धारा भी घटती बढ़ती है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धारा को भी घटा या बढ़ा सकते हैं, उसको अपन ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। अन्योन्य प्रेरण अपन ने पढ़ा है, उसमें दो कुंडलियां होती थी। एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा, तो उसको अपन अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडलियां होंगी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, कई बार खाली स्थान में पूछा जाता है। फिर उसके बाद में ये भी चीज हमको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग हम प्रत्यावर्ती धारा के साथ में करते हैं। अपन अध्याय का नाम ही प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा के साथ में हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, दिष्ट धारा के साथ में नहीं करते। फिर उसके बाद में यहाँ परिभाषा भी लिखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो वोल्टेज को घटा या बढ़ा देती है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्यरत है। उसके बाद आता है बिंदु संरचना। प्रकार, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपचायी ट्रांसफार्मर और दूसरा उच्चायी ट्रांसफार्मर। दोनों के चित्र बने हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। इसमें आउटपुट में प्राप्त धारा इनपुट धारा से अधिक होती है। यह उल्टा कर दो, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें आउटपुट में प्राप्त धारा इनपुट धारा से कम होती है। ठीक है, दो टाइप हो गए। फिर अगला पॉइंट आता है ट्रांसफार्मर की संरचना। तो ट्रांसफार्मर में तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है पटलित क्रोट, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली और तीसरा होता है द्वितीयक कुंडली। अब ये ट्रांसफार्मर का चित्र है, तो देखो इसमें तीन भाग है बराबर दर्शाए। पटलित क्रोट आपको पता है, भंवर धारा में अपन ने पढ़ा है। हम क्या करते हैं, धातु की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोट बनाते हैं। प्रत्येक जो पत्ती होती है वो वार्निश द्वारा एक दूसरे से पृथकृत होती है। इस क्रोट के, ये नरम लोहे का क्रोट होता है, इस क्रोट के एक सिरे पर हम तांबे के तार लपेट देते हैं, तो ये अपनी बन गई क्या, प्राथमिक कुंडली। इस प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। दूसरे सिरे पर भी तार लिपेट देते, तो ये द्वितीयक कुंडली हो गई, और यहाँ पर हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, करंट लगाते हैं, और द्वितीयक कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इसमें इनपुट आउटपुट होता है। यहाँ इनपुट कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट कहेंगे। फिर ये इसकी क्या हो गई, संरचना। फिर यहाँ पे देखो चित्र में उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के चित्र बने हैं। ये क्या करता है भाई, अपन ने पढ़ा है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, धारा की प्रबलता को बढ़ाता है ना, अधिक धारा प्राप्त होती है ना। इसमें हम कम धारा प्रवाहित करेंगे तो हमको अधिक धारा प्राप्त होती है। तो अधिक धारा प्राप्त होती है, इसलिए द्वितीयक कुंडली का तार यहाँ पे मोटा लेते हैं। निर्गत वोल्टेज ज्यादा धारा प्रवाहित करने के लिए मोटा तार चाहिए ना भाई, तो इसलिए द्वितीयक कुंडली का तार मोटा लेते हैं। और यहाँ पर हम कम धारा प्रवाहित करते हैं, इसलिए प्राथमिक कुंडली का तार अपन पतला लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या करता है, धारा की प्रबलता को घटाता है, मतलब उल्टा काम करता है। इधर अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो हमको कम धारा प्राप्त होंगी, तो यहाँ अधिक धारा प्रवाहित करेंगे प्राथमिक कुंडली में, इसलिए उच्चाई ट्रांसफार्मर में हम प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लेते हैं और द्वितीय कुंडली का तार पतला लेते हैं। इसी आधार पर हमने इन दोनों में अंतर पढ़ा था, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। दो अंतर परिभाषा में, पहला क्या, उच्चाई क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, और ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। पहला हो गया। दूसरा
यह धारा की प्रबलता को घटाता है और यह धारा की प्रबलता को, है ना, कोई भी एक चीज याद रखो, अपचयी खास करके याद रखो, अधिकांश जगह अपचयी का यूज होता है और अपचयी क्या करता है, धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। हमको बढ़ाने के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है, कम करने के लिए कम आवश्यकता होती है ना। तो अपचयी ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर हम ले सकते हैं कि उच्चयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में ज्यादा होती है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, प्राथमिक कुंडली में अधिक होती है। तीन अंतर हो गए। और चौथा अंतर ये ले सकते हैं, उच्चयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और अपचयी ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। इस प्रकार उच्चाई और अपचाई में ये चार अंतर भी हो जाएंगे। चार अंतर भी कभी कभी पूछ लेते। अब आगे देखते हैं अपन इसके आगे इसका सिद्धांत, है ना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब देखो वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, इसके क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकित हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा क्रोड में और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है जिस आवृत्ति की धारा हमने यहाँ पे लगाई थी। बात समझ में आ रही ना। क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इसकी द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, मतलब द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। लिख समझ में आएगा क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो इससे इसके क्रोड में क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे इसकी द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रेरित धारा बहने लगती है। था NS है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मान लो NP है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NS है। यदि फाई है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। फेराडे का द्वितीय नियम अपन ने पढ़ा है। फेराडे के द्वितीय नियम से क्या होगा, ईपी बराबरी से हम लिख सकते हैं माइनस NP इंटू d∅/dt। पढ़ा है ना भाई अपन ने। ई बराबरी से माइनस n d∅/dt प्राथमिक कुंडली के लिए है इसलिए ईपी लिखा, यहाँ NP लिखा। ईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और d∅/dt क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर है ना। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। अब हम मान लेते कि फ्लक्स में कोई भी क्षरण नहीं होता है, मतलब प्राथमिक कुंडली का जितना फ्लक्स है द्वितीय कुंडली का भी उतना ही फ्लक्स है, मतलब प्राथमिक कुंडली का पूरा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध हो जाता है, ऐसा मान लेते। मतलब फ्लक्स में क्षरण नहीं होता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना छूंगा, है ना। आगे लिखो, यदि चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण न हो तो प्राथमिक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स भी फाई ही होगा।
ठीक है। यदि फ्लक्स में क्षरण न हो तो प्राथमिक कुंडली से संबंधित फ्लक्स क्या द्वितीयक लिखना था, प्राथमिक द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स भी फाई ही होगा। प्राथमिक की जगह काट के द्वितीयक कर दो। द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स भी फाई ही होगा। तब उसमें प्रेरित धारा, उसमें प्रेरित धारा धारा नहीं, विद्युत वाहक बल, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इधर भी विद्युत वाहक बल लिखा था ना, कितना होगा इसको देख के लिख लो। ES बराबरी से माइनस NS इंटू d5 अपॉन dt, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब क्या कर दो, अपने को अनुपात निकालना है, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 2 भागित समीकरण 1, 2 में 1 का भाग दे रहे। LHS बटे LHS होगा ES बटे EP बराबरी से RHS बटे RHS, इसका RHS लिखो माइनस NS इंटू d5 अपॉन dt, और समीकरण 1 का RHS लिखो माइनस NP इंटू d5 अपॉन dt, इसके बटे A। जो कटता है उसे काट दो, देखो दिख रहा होगा माइनस से माइनस कैंसिल, और ये d5 अपॉन dt से d5 अपॉन dt कैंसिल, क्योंकि दोनों समान है ना, तो उसको हमने काट दिया भाई। नहीं ना, ये NP है और ये NS है, अलग अलग है। चित्र से याद रख सकते, हमने क्या किया, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, उसी आवृत्ति की प्रेरित धारा बहने लगती है। फिर माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है, प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये फेराडे के द्वितीय नियम से लिख देंगे। EP बराबर माइनस NP इंटू d5 अपॉन dt, समीकरण नंबर 1। अब यदि फ्लक्स में क्षरण न हो तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स भी फाई ही होगा। तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीयक कुंडली के लिए ES बराबरी से माइनस NS d5 अपॉन dt, इसको देख के लिख दिया समीकरण 2, और समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया, तो देखो ES बटे EP आएगा, d5 अपॉन dt से d5 अपॉन dt कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, NS बटे क्या बच जाएगा, NP बच जाएगा। तो बचा वाला लिख लेते अपन आगे, इधर लिख लेते अपन। यहाँ तक पहुंच गया, ES बटा EP बराबरी से NS बटा NP, समीकरण नंबर 3 दे दो इसको। अब देखो क्या है, हम मान लेते कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध भाई नगण्य है, तो प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होने पर इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है प्राथमिक कुंडली का EP, उसका मान सिरों पर लगाए गए विद्युत वाहक बल EP के बराबर होगा। ये सिरों पर लगाया गया वोल्टेज बोल दो, दोनों विद्युत वाहक बल है, ये EP को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, और इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज या विभवांतर प्राथमिक कुंडली के सिरों पर। अगर मान ले कि कुंडली का प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, तो प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है उसका मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर EP के बराबर होगा। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के भी लिखेंगे कि माना द्वितीय कुंडली का भी प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, तो उसके सिरों पर लगाया गया उसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका भी मान उसके सिरों पर लगाए गए विद्युत वाहक बल ES के बराबर होगा। बात समझ में आई? चलो लिखते हैं, इसमें मान रख दो भाई, EP की जगह कैपिटल EP लिखना है, ES की जगह कैपिटल ES लिखना है। क्या बन जाएगा समीकरण अपना, ES इसकी जगह लिखा बटे EP बराबरी से NS बटे NP, समीकरण नंबर 4 दे दो इसको। ठीक है,
समीकरण 4 तक पहुंच गए। फिर आगे माना प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धाराएं क्रमशः आईपी व आईएस है तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, अब हम मान लेंगे कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में क्रमशः आईपी और आईएस धारा प्रवाहित हो रही है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर होगा द्वितीयक कुंडली की शक्ति। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए फिर अगले आंसर लिखेंगे प्राथमिक कुंडली की प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबरी से द्वितीयक कुंडली की शक्ति। याद होगा अपन ने शक्ति पढ़ी है, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति पढ़ी ना, औसत शक्ति का व्यंजक पढ़ा था। क्या होता है शक्ति का सूत्र, P बराबरी से V इंटू आई, है ना, विभवांतर गुणित धारा। अब यहाँ पे देखो विभवांतर कितना है, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं अपन, तो प्राथमिक के लिए विभवांतर कितना है, ईपी कैपिटल, तो ईपी लिखेंगे और गुणित धारा आईपी, ठीक है, V की जगह ई आया है यहाँ पे, ठीक है, बराबर से ऐसे द्वितीय कुंडली के लिख दो, विभवांतर ईएस और गुणित धारा कितनी लिख दो, आई एस, ये द्वितीय कुंडली के लिए लिख दिया। उसके आगे अब हमको अनुपात निकालना है किसका, देखो ईएस बटे ईपी का मान निकालना है, तो ईएस बटे ईपी, तो आईपी रहने दो यहीं पे, आईपी जैसा था वैसा, बटे आईएस का पक्षांतर कर दो, तो बटे आईएस आ गया, बराबरी से ईएस इधर रहने दो, ईएस और बटे ईपी का पक्षांतर कर दो, बटे ईपी, समीकरण नंबर अगला दे दो 5। इसको अपन उल्टा भी लिख सकते, ईएस बटा ईपी बराबर से आया आईपी बटे आईएस आया, ठीक है, पक्षांतर से। अब ये समीकरण 4 और समीकरण 5 को मिला के लिख देते अपन, समीकरण 4 व 5 से। अब देखो समीकरण 4 और 5 को मिला के लिखो, सबसे पहले ये समीकरण 4 क्या है, इधर से लिखते अपन फेरों की संख्या वाला, एनएस बटे एनपी बराबरी से, एनएस बटे एनपी किसके बराबर है भाई, ईएस बटे ईपी के बराबर है, और ईएस बटे ईपी किसके बराबर है, समीकरण 5 में देख लो, आईपी बटे आईएस के बराबर, ठीक है। ये तीनों का जो अनुपात है, ये फेरों की संख्या, ये वोल्टेज और ये धारा का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम दर्शाते आर से, जहां आर को परिणमन अनुपात कहते हैं। आर क्या है, परिणमन अनुपात है, ठीक है। और ये जो सूत्र आया, ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, ये वाला। लिखा, इधर लिखने पे ध्यान दो, आपकी भी आवाज आती ना भाई उसमें। ये क्या किया हमने, 4 और 5 को मिला के लिख दिया, तो ऐसा आ गया, जिसके बराबर से क्या लिख दिया, आर। आर क्या है, एक नियतांक है, आर को क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। इसमें लिख लेना आगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से अधिक होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से
कम होता है। इसके आगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से अधिक होता है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से कम होता है ना। ये भी खाली स्थान में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये अपना ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया। अब इसमें अपन कंडीशन लगा सकते हैं। नंबर 1 कौन सा? सबसे पहले अपन लेते हैं ऊंचाई के लिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए उल्टा लेना पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं होता। ऊंचाई में उल्टा लिखते हैं, क्या होता? NS छोटा होता कैसे? NP से। सही लिखा। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, प्राथमिक में क्या होती है? ज्यादा। ऊंचाई होगा ना, कॉमा लगा। अब देखो NS का मान, ऊपर वाली राशि छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो यहाँ भी तो ES छोटा होगा कैसे? EP से, तथा यहाँ IP IS बड़ा होगा कैसे? IP से। ये यहां से देख के लिखा, ये ऊपर वाली राशि कम है, नीचे वाली राशि ज्यादा है, ये कम ये ज्यादा होंगी, और ये वाली कम और ये वाली क्या होंगी? ज्यादा होंगी। IS क्या होंगी? ज्यादा होंगी। चिन्ह पलट जाएंगे क्योंकि यहाँ अनुपात उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है। ES छोटा है ना, वोल्टेज को घटाता है और धारा को बढ़ाता है। ध्यान देंगे। अतः अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है और धारा को बढ़ाता है। ठीक है, ये अंतर में भी लिखा है तुमने। उसके बाद इसी के जैसा उल्टा कर लो इसको। नंबर 2 ऊंचाई के लिए लिखते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? उल्टे उल्टे चिन्ह लगा दो। NS बड़ा होगा कैसे? NP से, क्योंकि ऊंचाई में द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे होते, तो EP ES बड़ा होगा EP से, तथा IS छोटा होगा फिर कैसे? IP से। मतलब क्या हुआ? यहाँ से देखो ES क्या है? बड़ा है, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है। आउटपुट पे ध्यान दो। आउटपुट पे, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट धारा है ना, द्वितीय कुंडली से प्राप्त वाली। तो ये वोल्टेज बढ़ाता है और धारा घटाता है। तो नीचे लिख लेना। तो इसको देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता